मोदी सरकार किसानों से जुड़े 3 बिल लेकर आई है, जिसके जरिए गुलामी की एक नई इबारत लिखी जाएगी। और किसानों के साथ साथ देश की जनता जब तक सरकार की इस चाल को समझेगी, तब तक अन्नदाताओं को बंधुआ मजदूर बनाने की साजिश की शुरुआत हो चुकेगी। दरअसल 17 सितंबर को लोकसभा में 2 बिल, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020 और एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020 पास हुए हैं, जबकि एक बिल द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट विद प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल पहले ही लोकसभा में पास हो चुका है। नरेंद्र मोदी सरकार का कहना है इन तीनों एग्रीकल्चरल बिल के पास होने से एग्रीकल्चरल सेक्टर में बड़ा बदलाव आएगा। मोदी जी इसे हिस्टोरिकल मूवमेंट बताते हुए एग्रीकल्चरल सेक्टर में सुधार की तरफ बढ़ता अहम कदम मान रहे हैं, पर किसानों की ऑर्गेनाइजेशन और अपोजिशन इसके खिलाफ है। सड़कों और सोशल मीडिया में किसान ऑर्गेनाइजेशन आवाज बुलंद किए हुए है। तो उधर पंजाब से मोदी सरकार की सबसे पुरानी पार्टनर पार्टी अकाली दल की नेता और मोदी सरकार में मिनिस्टर हरसिमरत कौर बादल ने भी इन बिलों को किसान के खिलाफ बताते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि 2 साल पहले टिमोथी वाइस ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है ईटिंग टुमारो, एग्री बिजनेस फैमिली फार्मर्स एंड द बैटल फॉर द फ्यूचर ऑफ द फूड। इसमें टिमोथी वाइस ने बताया कि दुनिया भर में बहुत सारी सरकारें ऑर्गेनाइज्ड फार्मिंग का सॉल्यूशन सुझा रही हैं, जिसकी टेक्निक और बीज पर कॉरपोरेट्स का कंट्रोल होगा। इसे एग्रीकल्चरल क्राइसिस के सॉल्यूशन के तौर पर पेश करके किसानों को कंफ्यूज किया जा रहा है। यह किताब साउथ अफ्रीका, मेक्सिको, भारत और यूएस में बहुत गहराई से फील्ड वर्क करने के बाद लिखी गई है। कहने का मतलब है कि अगर आप टिमोथी वाइस की इस किताब को पढ़ेंगे या इसमें कही गई बात पर यकीन करते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि देश में किसानों के साथ कितनी बड़ी साजिश की शुरुआत हो चुकी है। पर हमेशा की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने इस नए कानून के फायदे गिनवा रहे हैं और मीडिया मोदी जी के इन गिनाए गए फायदों पर मोहर लगाते हुए उन्हें भरपूर जगह दे रहा है। और दूसरी तरफ इस बिकाऊ मीडिया ने किसानों के प्रोटेस्ट को, उनकी फिक्र को, इन बिल की कमियों से जुड़ी खबरों को पूरी तरह से गायब कर दिया है। देश का मीडिया जिस तरह से खुलकर अवाम के खिलाफ और मोदी सरकार के साथ खड़ा है, वो फिनोमिनल है और बेहद शर्मनाक तो है ही। लेकिन उसके साथ साथ अपने फायदे के लिए इस तरह का कॉम्बिनेशन किसी भी मुल्क के लिए सुसाइडल है। सियासत, कॉरपोरेट और मीडिया के इस नेक्सस के नतीजे यकीन मानिए देश के लिए बेहद खतरनाक और खौफनाक साबित होंगे। और यह बात आप लोग को थोड़ी देर में समझ में आने लगेगी। फिलहाल मैं आपको वापस टिमोथी वाइस की किताब ईटिंग टुमारो, एग्री बिजनेस फैमिली फार्मर्स एंड द बैटल फॉर द फ्यूचर ऑफ फूड की तरफ ले चलती हूं और इसी से मिलती जुलती एक खबर आपको बताती हूं, ताकि आप मोदी सरकार के इन किसानों से जुड़े इन तीनों बिलों को लाने के पीछे के असली तमाशे को समझ सकें। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने 18 से 21 नवंबर 2019 में नई दिल्ली में एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स पर 8वें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने का ऐलान किया था। अब पहले ये फोटो देखिए, ये 18 नवंबर 2019 की तस्वीर है। हमारे एग्रीकल्चरल मिनिस्टर के साथ इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पे बिल गेट्स जी बैठे हुए दिख रहे हैं। उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आज के वक्त में जब हमें प्रोटेक्शन और फूड की अवेलेबिलिटी बढ़ाने की जरूरत है, तब क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर सामने खड़ा है। क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन काफी कॉम्प्लिकेटेड है और अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस यानी अलग अलग हवा पानी के हालात के मुताबिक एक नए तरह के बीज तैयार करने की जरूरत के साथ साथ अलग अलग तरीके के इंटरवेंशंस को सीखना भी जरूरी है और इन्हें सबसे गरीब किसानों तक पहुंचाने का इंतजाम होना चाहिए। बिल गेट्स आगे कहते हैं कि पूरी दुनिया की 7 अरब आबादी में से छोटे किसानों की तादाद 2 अरब से ज्यादा है। यह एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसको मदद की जरूरत है। क्लाइमेट चेंज यानी मौसमों में आई तब्दीली की वजह से छोटे किसानों का एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कम होता जा रहा है और सूखा और बाढ़ के चलते तो ये छोटे किसान अपनी बचत की गई जमा पूंजी से हाथ धो बैठते हैं।
उन्होंने कहा कि इस सबके बीच अच्छी खबर यह है कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए बहुत सारे इनोवेशंस यानी बहुत सारे नए नए टेक्निक्स और तरीके मौजूद हैं। आज क्लाइमेटिक चेंज यानी मौसमी तब्दीली की परेशानी से निपटने के लिए नए नए किस्म के बीजों और विशेष रूप से उपलब्ध यानी स्पेशल तरीके से अवेलेबल बीजों को डेवलप करने में इन्वेस्टमेंट को दुगना करने की जरूरत है। इससे एक दिन पहले बिल गेट्स ने स्मृति ईरानी के साथ दिल्ली में भारतीय न्यूट्रिशन एग्रीकल्चरल फंड की शुरुआत की थी। इसका मकसद भारत के 127 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में डिफरेंट तरह की फसलों को स्टोर करना बताया गया था, ताकि माल नरिशमेंट यानी कुपोषण की मुश्किलों को दूर किया जा सके और सबके लिए बेहतर नरिशमेंट, बेहतर ग़िज़ा का इंतजाम करना पुख्ता किया जा सके। अब आप लोग को कुछ समझ में आ रहा होगा कि इस एग्रीकल्चरल ऑर्डिनेंस के पीछे कौन सा तमाशा चल रहा है मोदी सरकार का। तो चलिए अब समझते हैं कि पास हुए इन बिलों से देश के किसानों का कितना बड़ा नुकसान हो सकता है और ऐसा क्यों माना जा रहा है कि किसान अपनी ही जमीन पर गुलामों की तरह खेती करने पर मजबूर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो हमारा YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/Dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साल 2022 तक किसानों की आमदनी बढ़ाने का वादा करने वाली मोदी सरकार के इन बिलों के खिलाफ आवाज बुलंद हो रही है। किसानों को लग रहा है सरकार उनकी मंडियों को छीनकर कॉरपोरेट कंपनियों को देना चाहती है। किसान को लगता है सरकार का यह कदम किसानों के खिलाफ है। साथियों, देश के किसानों के कल्याण की दिशा में, कृषि सुधारों की दिशा में कल देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। कल विश्वकर्मा जयंती के दिन लोकसभा में ऐतिहासिक कृषि सुधार विधेयक पारित किए गए हैं। इन विधेयकों ने हमारे अन्नदाता किसानों को अनेक बंधनों से मुक्ति दिलाई है। आजादी के बाद किसानों को किसानी में एक नई आजादी देने का काम हुआ है। इन सुधारों से किसानों को अपनी उपज बेचने में और ज्यादा विकल्प मिलेंगे और ज्यादा अवसर मिलेंगे। मैं देश भर के किसानों को इन विधेयकों के पारित होने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। किसान और ग्राहक के बीच जो बिचौलिए होते हैं, जो किसानों की कमाई का बड़ा हिस्सा खुद ले लेते हैं, उनसे बचाने के लिए विधेयक लाए जाने बहुत आवश्यक थे। ये विधेयक किसानों के लिए रक्षा कवच बनकर के आए हैं। लेकिन कुछ लोग, जो लोग दशकों तक देश में शासन करते रहे हैं, सत्ता में रहे हैं, देश पर राज किया है, वो लोग किसानों को इस विषय पर भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों से झूठ बोल रहे हैं। पहले जान लेते हैं कि ये तीनों बिल हैं क्या। तो दोस्तों, पहला है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। ये बिल स्टेट गवर्नमेंट मतलब राज्य सरकारों को मंडियों के बाहर की गई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की बिक्री और खरीद पर टैक्स लगाने से रोकता है और किसानों को खेती करके पैदा करे गए अपने सामानों को फायदे के हिसाब से बेचने की आजादी देता है। मोदी सरकार का कहना है कि इस बदलाव के जरिए किसान और कारोबारियों को खेती करके पैदा करी गई फसलों को बेचने और खरीदने की आजादी मिलेगी, जिससे अच्छा माहौल बनेगा और दाम भी बेहतर मिलेगा।
सरकार का कहना है कि किसान अपनी फसलों को देश में कहीं भी किसी भी इंसान या किसी भी कंपनी को बेच सकता है। इस ऑर्डिनेंस के जरिए मोदी सरकार एक देश एक बाजार की बात कर रही है, यानी वन कंट्री वन मार्केट की बात कर रही है। जबकि किसानों का कहना है कि मोदी सरकार एक मुल्क एक मार्केट बनाने की बात तो कर रही है, लेकिन उसे यह नहीं पता है कि जो किसान अपने जिले में अपनी फसल नहीं बेच पाता है, वो दूसरे जिले या दूसरे राज्य में कैसे बेच पाएगा। क्या किसानों के पास इतनी फैसिलिटीज है कि वो अपनी फसलों को दूसरे स्टेट या दूसरी मंडियों में ले जाने का खर्च उठा पाए। यहां पर एक बात जानना बेहद अहम है कि इस ऑर्डिनेंस की धारा 4 में कहा गया है कि किसान को पैसा 3 वर्किंग डेज के बाद दिया जाएगा। अब जरा सोचिए, किसान का पैसा फंसने पर उसे दूसरे मंडल या दूसरे स्टेट में बार बार चक्कर लगाने होंगे। ना तो 2-3 एकड़ जमीन वाले किसान के पास लड़ने की ताकत है और ना ही वो इंटरनेट पर अपना सौदा कर सकता है। यही वजह है मोदी सरकार जिन किसानों को बेवकूफ समझ रही थी, वो सड़कों पर इस बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं। तो चलिए अब दूसरे बिल पर नजर डालते हैं। तो दूसरा बिल है द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020। पहले कारोबारी फसलों को किसानों से औने पौने दामों में खरीदकर उसको स्टोर मतलब जमाखोरी कर लेते थे और कालाबाजारी करते थे। उसको रोकने के लिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 बनाया गया था, जिसके तहत कारोबारियों का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को एक लिमिट से ज्यादा स्टोर करने पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन अब नए द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020 के तहत जिन सामानों पर एक लिमिट से ज्यादा कारोबारियों के स्टोर करने पर रोक लगाई गई थी, उन जरूरी सामानों की लिस्ट से अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को हटा दिया गया है। मतलब अब इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को स्टॉक करने पर कोई बंदिश नहीं होगी। इस पर मोदी सरकार का मानना है कि अब देश में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का जरूरत से ज्यादा पैदावार हो रही है और किसानों को कोल्ड स्टोरेज, गोदामों, फूड प्रोसेसिंग और इन्वेस्टमेंट की कमी के चलते बेहतर दाम नहीं मिल पा रहे हैं। जबकि किसानों का मानना है कि देश में 85% यानी 85% छोटे किसान हैं। किसानों के पास लंबे वक्त तक स्टोर करने का इंतजाम नहीं होता है, यानी वो बिल बड़ी कंपनियों को एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की कालाबाजारी करने के लिए लाया गया है। कंपनीज और सुपरमार्केट अपने बड़े बड़े गोदामों में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को स्टोर करेंगी और बाद में उन्हें ऊंचे दामों में बेचेगी। किसान ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि इस बदलाव से कालाबाजारी घटेगी नहीं बल्कि और बढ़ेगी, जमाखोरी बढ़ेगी। तो अब आते हैं मोदी सरकार की तरफ से लाए गए तीसरे बिल पर। तो तीसरा बिल जो लाया गया है वो है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल। यह कदम फसल की बुआई से पहले किसान को अपनी फसल को तय मानकों और तय कीमत के हिसाब से बेचने की एग्रीमेंट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इस ऑर्डिनेंस में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करी गई है। सरकार की माने तो इससे किसान का जोखिम कम होगा, दूसरे खरीदार ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। सरकार का कहना है कि यह ऑर्डिनेंस किसानों को एक्सप्लॉयटेशन के डर के बिना कारोबारियों और एक्सपोर्टर्स के साथ जुड़ने का मौका देगा, जिससे किसानों की उपज दुनिया भर के बाजारों तक पहुंचेगी और इससे एग्रीकल्चरल सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। जबकि दूसरी तरफ किसानों का मानना है और उनका कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों का एक्सप्लॉयटेशन बढ़ता है, घटता नहीं। पिछले साल गुजरात में पेप्सिको कंपनी ने किसानों पर कई करोड़ का मुकदमा किया था, जिसके बाद किसान ऑर्गेनाइजेशन के विरोध के चलते कंपनी ने उसे वापस ले लिया था। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत फसलों की बुआई से पहले कंपनियां किसानों का माल एक फिक्स रेट पर खरीदने का वादा करती हैं, लेकिन बाद में जब किसान की फसल तैयार हो जाती है तो यही कंपनीज किसान को कुछ और वक्त इंतजार करने के लिए कहती हैं और बाद में किसानों की फसल को खराब बताकर उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। फिर किसान उसे कम दामों पर बेचने पर मजबूर हो जाता है। तो दोस्तों, ये तो हो गई मोदी सरकार जो बिल लेकर आई है और किसान उसके बारे में क्या सोचते हैं उसकी बात। अब मैं बताती हूं कि असली तमाशा क्या चल रहा है। अब ये ऑर्डिनेंस कानून बनेंगे और अगले कुछ सालों में आप देखेंगे कि भारत एग्रीकल्चरल लैंड से कॉरपोरेट कृषि प्रधान देश में बदल जाएगा और जिसको हम लोग अन्नदाता कहते हैं उसकी हैसियत बंधुआ मजदूरों या गुलामों जैसी होगी।
जो अपनी भूख मिटाने के लिए कॉरपोरेट्स के हुक्म पर काम करेंगे। अब भारत के एग्रीकल्चरल सेक्टर पर कब्जा मल्टीनेशनल कंपनीज का होने जा रहा है। उनके नाम भी नोट कर लीजिए, पहले से ही बता देती हूं। नाम है रिलायंस, ग्लोबल ग्रीन, आईटीसी, गोदरेज, अडानी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा, डीसीएम श्रीराम और पतंजलि। वैसे भी पिछले कुछ सालों से देश में एक अनोखी किस्म की डेमोक्रेसी देखने को मिल रही है, जहां पूरा सिस्टम सरकार की तरफ है और दूसरी तरफ जनता अकेले खड़ी है। अब सियासत, कॉरपोरेट और मीडिया के जुगलबंदी के सुर में किसानों की आवाज कहीं खोती जा रही है। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/Dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।